जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और उम्दा होंगे। मैं आकाशदीप सराठे आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा है कि टेंस के कुछ बेसिक रूल्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी इस वीडियो लेक्चर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पटवारी के लिए जो रूल्स वगैरह आते हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो कैसे आएंगे, किससे संबंधित आएंगे, उनसे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। तो आज हमारा टेंस का पहला दिन है, जो कि टेंस के एडवांस का पहला दिन है। बाकी यदि आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल पहले बेसिक को देखिए, उसके बाद टेंस के एडवांस को देखिए। ठीक है, तो आज हमारे टेंस के एडवांस का पहला लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको भी पता चलेगा। हम लोगों ने जैसे कि शुरुआत में देखा था, बेसिक में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दोस्तों, थोड़ा सा इलैबोरेट फॉर्म में देखा था हम लोगों ने कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब दो भागों में हो जाती है, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये हमेशा इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके से इसकी संरचना होती है ना। तो हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी आपको इंग्लिश में वाक्य बनाना हो तो यही संरचना काम आती है। उसके बाद आज मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, और आज हम एडवांस शुरू करने से पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त। हम लोगों ने देखा कि एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर था, जो हम लोगों ने टेंस के बेसिक में पढ़ लिया, और टेंस के हम लोगों ने इलैबोरेट फॉर्म भी पढ़ा था बेसिक में। आज हम कुछ थोड़ा सा उसमें एडवांस देख रहे हैं। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है मेन वर्ब। लेकिन यहां पर देखिए मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन जोड़ा गया है, ये थोड़ा सा एडवांस है। तो किसी बच्चे ने भी यदि पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, वो पहले पुराने लेक्चर देखे, उसके बाद उसको ये चीज समझ में आएगी। तो मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन आता है, लेकिन ये होता है ऑप्शनल। ये वाक्य की स्थिति के अनुसार उपयोग किया जाता है। अगर वहां जरूरत है तो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, और नहीं है जरूरत तो वहां प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और लास्ट में जैसे आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट पूरे इंग्लिश में लगता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हम लोगों ने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, जिसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन प्रोनाउन को ऐड किया हुआ है, और प्रोनाउन के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमने इससे इसको बनाया और फिर इससे थोड़ा सा एडवांस हमने इसको बनाया। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले कौन आता है हमारे सेंटेंस में, सब्जेक्ट आता है। और जो ये सब्जेक्ट है दोस्तों, ये सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी हेल्पिंग वर्ब होती है, वैसी ही मेन वर्ब होती है, और वैसा ही प्रोनाउन होता है। ये चीज हमेशा 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 ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, वैसा ही मेन वर्ब, और वैसा ही प्रोनाउन। क्या ऑब्जेक्ट इसके हिसाब से रहता है? बिल्कुल भी नहीं। ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, ये अपने हिसाब से लगता है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तित नहीं होता, पहली चीज। तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, देखिए मैंने जो है जिगजैग अंडरलाइन की हुई है, केवल यहां तक परिवर्तन होगा। किसके हिसाब से होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑलवेज रिमेंबर इट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब एंड प्रोनाउन एज वेल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हमेशा किसके हिसाब से परिवर्तित होते हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही मेन वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही प्रोनाउन। ये बात क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहां दो कंडीशंस हो सकती हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है दोस्त, सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर हो, सपोज कीजिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्त, सिंगुलर है, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर कैसे होते हैं और प्लूरल कैसे होते हैं।
तो इसके बारे में जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, वैसा ही मेन वर्ब और वैसा ही प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, उसी के अनुसार, मतलब सिंगुलर होगी। मेन वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और प्रोनाउन भी कैसा होगा दोस्त, सिंगुलर होगा। ठीक है। और यदि सपोज कीजिए कि वहां पर आपको क्या आ जाता है, प्लूरल आ जाता है, कौन, सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आप हमेशा ध्यान रखें आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, मेन वर्ब भी क्या होगी दोस्त, प्लूरल होगी, और प्रोनाउन भी क्या होगा दोस्त, प्लूरल होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है। ये इंग्लिश के हर टॉपिक के हर सेंटेंस में लागू की जाती है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, वैसा ही मेन वर्ब और वैसा ही प्रोनाउन। पहली चीज, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी सिंगुलर होगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। यह बात क्लियर है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल होगी, मेन वर्ब आपकी प्लूरल होगी और प्रोनाउन भी आपका क्या होगा दोस्त, प्लूरल होगा। इतनी बात मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आज से हम लोग टेंस का एडवांस देखते हैं, रूल्स देखते हैं कि किस किस रूल को किस किस तरह के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले टेंस के बेसिक में जान चुके हैं कि टेंस का सिंपल जो है, यानी प्रेजेंट का जो सिंपल है, हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं दोस्त प्रेजेंट का पहला सेगमेंट सिंपल जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इससे ज्यादा डिटेल बताना चाहिए, और जिस बच्चे को डाउट है वो पुराने वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, और जिसको तब भी ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है। तो हम देखते हैं पहला सेगमेंट सिंपल, इसके क्या क्या रूल हैं दोस्त। तो इसका रूल क्या कहता है उसे हम जानते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला रूल ये कहता है कि जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी आपकी क्या होती है, डेली एक्टिविटीज होती हैं, आपकी जो है हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल एक्शन होते हैं। तो ये हैबिचुअल एक्शंस, जितनी भी आपकी डेली एक्टिविटीज है, हैबिचुअल एक्टिविटीज हैं या हैबिचुअल एक्शन कह लीजिए। हैबिचुअल एक्शन और डेली एक्टिविटीज में क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है। तो डेली एक्टिविटीज का अर्थ होता है दोस्त कि जो आप काम रोज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो आप अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, ऐसे में आपको प्रेजेंट का सिंपल इस्तेमाल करना है, वही डेली एक्टिविटीज है। और जो आप आदतन काम करते हैं उसे हम कहते हैं हैबिचुअल एक्टिविटीज, यानी कि आप इन्हें करते ही हैं। ऐसे काम को बताने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, प्रेजेंट के सिंपल का। क्लियर है दोस्त। उसके बाद हमेशा ध्यान रखें, दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है कब, तो दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्त तब जब, हमेशा ध्यान रखें कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल आप करते हैं। प्रेजेंट सिंपल को यदि आप बनाते हैं, इस सेंटेंस को बनाते हैं, तो इसके साथ इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे कि एवरीडे यानी प्रतिदिन, एवरीडे का अर्थ हो गया प्रतिदिन, डेली यानी रोजाना, या आप यूं कह लीजिए ऑलवेज यानी हमेशा, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। ठीक है। उसके बाद नेवर यानी कि नेवर का अर्थ होता है कभी भी नहीं, यानी कभी नहीं। उसके बाद बोल दूं तो सेल्डम, जो ये सेल्डम है यानी कभी कभार। उसके बाद मैं अगर बात करता हूं फ्रीक्वेंटली, यानी शब्द हो गया दोस्त कभी कभी होता रहता है। ये फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कि एक समय पर वो चीज करते हैं आप। ठीक है, बार बार करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, ना ही ज्यादा कम, ना ही ज्यादा बार। तो फ्रीक्वेंटली हो गया आपका, हार्डली हो गया। इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल हमेशा ध्यान रखिएगा किसके साथ किया जाता है दोस्त, तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल केवल और केवल प्रेजेंट के सिंपल में ही इस्तेमाल करें। क्या 12 सेगमेंट में से 12 सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं होता इन शब्दों के साथ?
तो कभी भी नहीं, केवल और केवल एवरीडे, डेली, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, हार्डली, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल केवल और केवल किसके साथ इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट के सिंपल के साथ। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। तो सर जो बाकी के 11 सेगमेंट है क्या उनके साथ किया जाता है? जी बिल्कुल भी नहीं, कभी मत कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये है कि प्रेजेंट के सिंपल के साथ हमेशा ये शब्द तो लगेंगे, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये शब्द लगे हैं तो ये जो सेंटेंस है वो किसमें होना चाहिए? प्रेजेंट के सिंपल में। ठीक है ये चीज। और जब कभी प्रेजेंट के सिंपल आप इस्तेमाल करते हैं तो इन शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है केवल और केवल इन प्रेजेंट के सिंपल के साथ। क्लियर है दोस्त? उसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इनको बता रहा हूं, अब इन शब्दों का इस्तेमाल तो इस वाक्य में करना है दोस्त, लेकिन कहां किया जाए? तो मैं बताता हूं दो जगह पर। एक जगह होती है दोस्त, क्या मैं बताता हूं, पहली चीज की सब्जेक्ट के जस्ट बाद इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES या IES प्लस ऑब्जेक्ट, यही है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आपको एवरीडे, डेली, ऑलवेज यहां पर इस्तेमाल करने हैं ये शब्द। बात समझ में आई? ये जितने भी शब्द हैं आपको कहां इस्तेमाल करने हैं दोस्त? यहां दोस्त, ठीक है। उसके बाद हमेशा ध्यान रखें, एक तो स्थान ये हो गया जस्ट सब्जेक्ट के बाद, जस्ट सब्जेक्ट के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्त समझिएगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES या IES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES या IES प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया? यही प्रेजेंट का सिंपल। लेकिन मैंने बताया कि एक स्थिति यह है, देयर इज वन कंडीशन, वी कैन यूज दीज वर्ड्स जस्ट इमीडिएट आफ्टर द सब्जेक्ट। बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पहला। और दूसरी जगह कहां कर सकते हैं? तो दूसरी जगह दोस्त यहां कर सकते हैं, यानी वाक्य के अंत में। यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और इनके इस्तेमाल करने की जगह केवल दो है, तीसरी कोई भी नहीं है। या तो आप सब्जेक्ट की जस्ट बात कीजिए या फिर आप वाक्य के अंत में कीजिए, केवल और केवल दो ही जगह। और दूसरी चीज कि इन शब्दों का इस्तेमाल केवल और केवल प्रेजेंट के सिंपल में ही करना और दूसरे 11 सेगमेंट में कभी मत कीजिएगा। क्लियर है? देखिए इसे पॉज करके आप इन्हें जरूर लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि इनका इस्तेमाल किया कहां जाए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन जितने भी शब्दों का इस्तेमाल या तो यहां हो सब्जेक्ट के जस्ट बाद या फिर वाक्य के सबसे अंत में, दो ही जगह किया जाता है। और केवल किस सेगमेंट में दोस्त? तो प्रेजेंट के सिंपल में। क्लियर है? चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आपको ये चीज आई थिंक आप लोगों ने लिख ली होगी। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट रूल क्या है? तो नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान दें, हमेशा क्या ध्यान देना है? दो रूल हो गए, इन शब्दों का इस्तेमाल और दूसरा प्रेजेंट सिंपल कब इस्तेमाल किया जाता है। अब हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी आप फिक्स्ड फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताते हैं। किसके बारे में दोस्त? फिक्स्ड फ्यूचर प्लानिंग। अब ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लानिंग होता क्या है इसे समझिए। तो ये फिक्स्ड फ्यूचर प्लानिंग होती है दोस्त, हमेशा ध्यान देना। फिक्स्ड मतलब पहले से निर्धारित, मतलब निर्धारित है, इतना तो इतना फिक्स्ड है। फ्यूचर यानी भविष्य, प्लानिंग यानी योजना, मतलब पहले से ही निर्धारित है भविष्य की योजना, आने वाले समय की योजना, प्लानिंग है। जैसे कि आपने मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है, आपने मान लीजिए कि फरवरी या मार्च में किसी महीने में आने वाले भविष्य के समय पर या आने वाले कुछ दिनों के बाद भविष्य के समय पर आपने कोई योजना यानी प्लानिंग करके रखी हुई है और आप वो काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो फिक्स्ड कर दिया आपने। भले आप ना कर पाए, भविष्य की क्या स्थिति हो वो उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन अभी आपने उसकी योजना बना ली है और आप भविष्य में उसे बताना चाहते हैं कि भाई वो चीज मैं करूंगा, मैं मसूरी जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ यहां जाने वाला हूं। तो आपने अभी फिक्स कर लिया, अभी रिजर्वेशन करा लिया, लेकिन कब है? भविष्य का है और फिक्स्ड हो चुका है। ये भविष्य की फ्यूचर प्लानिंग होगी। अब इस फ्यूचर प्लानिंग को जब आप कभी भी बताएंगे, ऐसे वाक्य जिसमें फिक्स फ्यूचर प्लानिंग हो, ये केवल और केवल किस में आएगा दोस्त? प्रेजेंट के सिंपल में। कभी भी हमेशा याद रखना, प्रेजेंट के सिंपल में आएगा, फ्यूचर में कभी मत बनाइएगा।
इसका हिंदी अनुवाद भले आप यूं कहेंगे कि मैं गोवा जाऊंगा मार्च में या मैं मसूरी जाऊंगा मार्च में, लेकिन आप ऐसा नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि आई गो टू मसूरी इन द नेक्स्ट मंथ, या फिर जो भी आप कहना चाहते हैं, कौन से महीने में जाना चाहते हैं। लेकिन भविष्य के फिक्स फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रेजेंट के सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। भले आपके हिंदी अनुवाद में होगा जाऊंगा जाऊंगी इस तरीके से आए, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि फिक्स फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको केवल और केवल प्रेजेंट के सिंपल का इस्तेमाल करना है दोस्त। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्त क्या होता है। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब कभी भी हेडलाइंस होती हैं, हेडलाइंस बोले तो हेडलाइंस यानी कि समाचार की सुर्खियां, लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो हेडलाइंस हमेशा किस में होती हैं दोस्त? प्रेजेंट के सिंपल में। अब ऐसी इसमें नई बात क्या है तो इसको समझिए। हेडलाइंस आप ये बताइए सुर्खियां कब होती हैं? जब या तो कोई घटना घट चुकी हो या घटना होगी, यानी कोई ना कोई चीज होगा, कोई इवेंट होने वाला होगा, कोई चीज होने वाली होगी, या तो वो काम भविष्य में होगा उसके लिए न्यूज में बताया जाता है, या फिर वो घटना घट चुकी है न्यूज में उसके बारे में बताया जाता है। इन दो के बारे में बताया जाता है। क्लियर है? अब इन दो समय के बारे में तो फिर इस हिसाब से हमें पास्ट का इस्तेमाल और फ्यूचर का करना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जो भी न्यूज चैनल में हेडलाइंस आपने देखे होंगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, नीचे हेडलाइंस चलती हैं, तो हमेशा ध्यान रखें दोस्त, जितनी भी आपकी हेडलाइंस होती हैं वो केवल और केवल प्रेजेंट के सिंपल में बनती हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है? उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्त, उसके बाद सेकंड है हमारा कमेंट्री। अब ये कमेंट्री क्या है? आप लोगों ने मैचेस वगैरह देखे होंगे, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो। अब जितने भी मैचेस होते हैं, इन मैचेस में आपने देखा होगा कमेंट्री की जाती है, यानी बताया जाता है, कहकर बताया जाता है कि देखिए किस तरीके से प्लेयर खेल रहा है या खेल चुका है, या फिर जो क्रिकेटर है उसने कैसे सिक्स मारा। जब इस तरीके की बात होती है हमेशा ध्यान रखें, अब यार वो सिक्स तो मार चुका है ना, पहले ही उसने सिक्स मार दिया है। कमेंटेटर को थोड़ी पता था कि अब सिक्स मारेगा, मारने के बाद ही तो वो कमेंट्री करेगा ना। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रेजेंट के सिंपल का इस्तेमाल भी कमेंट्री में किया जाता है। मतलब कमेंट्री में कभी भी अगर की जाती है, किसी भी मैच में कमेंट्री की जाती है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें दोस्त कि कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट के सिंपल में की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के सिंपल में किसको किया जाता है? कमेंट्री को। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको महसूस हो कि आप लाइव उस चीज को महसूस कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए युवराज ने जो है वो सिक्स मारा, अब वो सिक्स तो मार चुका है, लेकिन कमेंटेटर क्या बोलेगा कि देखिए किस तरीके से उसने बॉल को मार दिया, यानी युवराज सिंह हिट्स द बॉल एंड गोज इट ऑफ आउटसाइड द स्टेडियम। मतलब बॉल जो है वो स्टेडियम के बाहर चली गई और देखिए सिक्स, ही स्कोर्स 6 रन। अंडरस्टूड? दैट मीन यू कांट मेक द सेंटेंस ऑफ कमेंट्री इन द फ्यूचर और पास्ट। ठीक है? यू हैव टू मेक इट इनटू द प्रेजेंट सिंपल। अंडरस्टूड? ठीक है? दूसरी चीज आपको मैं बताता हूं, हेडलाइंस हो गई, उसको भी प्रेजेंट के सिंपल में, कमेंट्री हो गई, उसको भी प्रेजेंट के सिंपल में। तीसरी चीज लाइव एनालिसिस। अब ये लाइव एनालिसिस क्या होता है? लाइव का मतलब सभी को पता होगा दोस्त, लाइव का मतलब होता है तुरंत उस चीज को कास्ट किया जा रहा है, यानी तुरंत उसे बताया जा रहा है। क्लियर है? तुरंत ही उसे टेलीकास्ट किया जा रहा है, सॉरी टेलीकास्ट किया जा रहा है, जैसा वहां चल रहा है तुरंत वैसे ही बताया जा रहा है। अब एक चीज बताइए, एनालिसिस का मतलब होता है दोस्त उसको परीक्षण किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब लाइव एनालिसिस यानी कि तुरंत उस चीज के बारे में ताजा खबर तुरंत जैसा हो रहा है वैसी आपके पास आ रही है। सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्त, जब कभी भी आपने देखा होगा कि चुनाव आते हैं, चुनाव में आपने देखा होगा कि पार्टियां जो होती हैं, पार्टियों में आपने देखा होगा कि जब न्यूज चलती है, हेडलाइंस आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के न्यूज चैनल होते हैं, उसमें आप देखिएगा पार्टियों के साइड में नाम लिखे होते हैं, क्षेत्र का नाम होता है कि इस क्षेत्र से ये एमएलए है या इस क्षेत्र से ये एमपी है। देखिए इस पार्टी की जो बढ़त है वो 2 से हो गई है, या उस पार्टी की बढ़त जो है वो 3 से हो गई है, यहां पर ये पार्टी उस पार्टी को पीछे छोड़ रही है, ये चीज है।
तो लेकिन हम बता रहे हैं उसमें हिंदी हिंदी क्या आ रही है, हम तो ये कह रहे हैं कि वो बढ़त बना रही है या बढ़त बन चुकी है, इस हिसाब से तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए नहीं। लेकिन रूल ये कहता है कि जब कभी भी लाइव एनालिसिस की जाती है किसी चीज की, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्त, प्रेजेंट के सिंपल का ही इस्तेमाल करना है सेंटेंस को बनाने के लिए। क्लियर है दोस्त? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है, उसके बारे में जानते हैं। हमेशा ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है, एक तो हमारा फिक्स फ्यूचर प्लानिंग हमेशा प्रेजेंट के सिंपल में, हेडलाइंस प्रेजेंट के सिंपल में, कमेंट्री प्रेजेंट के सिंपल में, और लाइव एनालिसिस यानी कि प्रेजेंट के सिंपल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस चीज को देखिए। आपको मैंने बताया था डू और डज के बारे में, ठीक है, डू और डज के बारे में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, डू और डज में कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है, यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो डू और डज जो है ये हिडन हेल्पिंग वर्ब है, और ये हिडन हेल्पिंग वर्ब तो है, पहले इसे समझ लीजिए। हिडन क्यों कहा जाता है वैसे मैं ये बता चुका हूं, लेकिन आप लोगों को एक बार और बताता हूं। तो ये है दोस्त हिडन हेल्पिंग वर्ब। अब ये हिडन का मतलब क्या होता है, तो हिडन का मतलब होता है छुपी हुई या छुपा हुआ। कोई चीज छुपी होती है, जैसे हिडन कैमरा सुने होंगे आप लोगों ने, तो हिडन कैमरा कैसे हैं, हिडन यानी छुपने वाले हैं, खुफिया वाले, जो चुपचाप छोटे छोटे से जो होते हैं बटन वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, हिडन है, वो दिखते नहीं है, हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। वैसे ही ये हिडन है कौन, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है लेकिन वो दिख नहीं रही है। ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट की डू और डज, प्रेजेंट की होती है, ये चीज ध्यान रखना। कौन सी होती हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट की हिडन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है दोस्त, तो प्रेजेंट की होती है डू और डज, केवल और केवल डू और डज। ये चीज क्लियर है दोस्त? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको बतानी है, और वो क्या है दोस्त, कि हिडन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करना। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज यूज नहीं करना, कभी नहीं होता, ये चीज ध्यान रखें। ये लाइन आप लोग जरूर लिखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज यूज नहीं करना, मतलब इनका उपयोग अफर्मेटिव में होता ही नहीं है। तो फिर किस सेंटेंस में होता है दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखें किस में होता है, ये चीज मैं आपको बताता हूं। तो हमेशा ध्यान रखें डू और डज यानी इन दोनों का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है दोस्त। एक तो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस और एक हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। केवल और केवल दो सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से दोस्त, तो एक हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ना, नहीं, कभी नहीं, यानी नहीं वाले, मना वाले आपके शब्द आते हैं, वो सेंटेंस हमारे नेगेटिव होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं दोस्त जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितनी बार, कितने लोग, ये सब इस तरीके की बातें जब करते हैं तो वो हमारे हो गए इंटरोगेटिव। और ये जो डू और डज है वो हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में ही इस्तेमाल होंगे, इसके अलावा अफर्मेटिव में कभी इस्तेमाल नहीं होते। ये चीज पॉइंट को ध्यान से नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के एरर आते जरूर हैं। ये चीज हमेशा 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 ध्यान रखें। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, और वो नेक्स्ट रूल क्या है दोस्त, देखिए, एक हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन, सॉरी इसे थोड़ा सा हम ब्लू कलर से लिख दें, ठीक। तो हमारे जो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश या दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस और जो हमारे होते हैं दोस्त डायरेक्शंस, यानी डायरेक्शन या डायरेक्शन। अब निर्देश और दिशा निर्देश, अब देखिए क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है दिशा निर्देश, यानी किसी चीज के लिए आपको कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं कि इस चीज का इस्तेमाल ऐसे करें,
इस चीज को ऐसे खोलें या इसको इतने टेम्परेचर में रखें। आपके ये हो गए इंस्ट्रक्शंस। आप देखिएगा, आपने जब कभी भी नया स्मार्टफोन खरीदा हो या आपने कभी रेडी टू ईट फूड आइटम्स लिए हो। रेडी टू ईट फूड आइटम्स क्या होते हैं, मतलब खोलो और थोड़ा सा मिश्रण करना होता है और उसे आप तुरंत खा सकते हैं। ऐसा भोजन जो तुरंत खाया जा सके पैकेट को खोलकर, वो रेडी टू ईट फूड आइटम्स होते हैं। तो इनके पीछे आप देखना इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दोस्त हमेशा प्रेजेंट के सिंपल में होते हैं। क्लियर है दोस्तों? हमेशा देखिएगा, या आपकी स्मार्टफोन हो या कोई भी ऐसी वस्तु जो आपने खरीदी हो, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस जरूर होंगे और वहां पर आप देखिएगा कि प्रेजेंट के सिंपल जो भी दिशा निर्देश उसमें दिए हैं कि भाई ऐसा नहीं करना, इसको ऐसा करना, इसको इतने तापमान में रखना, या इसको इतने तापमान में, या इसको धूप में मत रखना, या फिर इसके साथ कोई हार्ड टूल्स का इस्तेमाल मत करना। ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं? प्रेजेंट के सिंपल में आते हैं। दूसरा दोस्त डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा। जब कभी भी आपने देखा होगा कि जितने हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस जिनमें हम नेविगेट होते हैं, नेविगेशन जिसमें हमें पता चलते हैं, तो वो नेविगेशन में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस होती है एक उसमें, और वो वॉइस आपको बताती है कि आप यहां से दाएं मुड़ें, आप यहां से बाएं मुड़ें, आगे 200 मीटर आगे चले। हमेशा ये सेंटेंस जो वो बोलती है या बोलता है, वो सेंटेंस हमेशा किस में होते हैं दोस्त? प्रेजेंट के सिंपल में होते हैं। मैं आपको उदाहरण इन सबके दूंगा दोस्त। तो इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन यानी जब कभी भी नेविगेट किया जाता है, किसी को दिशा बताई जाती है कि यहां से जाना है, वहां से जाना है, या आपने मैप्स में देखा होगा, नेविगेशन ऐप में देखा होगा, वहां पर जैसे ही आप एड्रेस डालते हैं तो वहां पर देखिएगा जो वॉइस आती है, उसमें वॉइस में क्या बोला जाता है कि टेक लेफ्ट एंड गो स्ट्रेट 200 मीटर अहेड, इस तरीके से। लेकिन कभी भी उसमें विल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कहा जाता है कि आगे जाकर 200 मीटर दाएं और मुड़ें, लेकिन यह नहीं होगा कि उसमें जो विल और शैल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इसका ध्यान रखें कि प्रेजेंट के सिंपल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको और एक चीज बताता हूं। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, और लास्ट हम रूल देख रहे हैं दोस्तों। लास्ट रूल है हमारा, लास्ट रूल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने 6 रूल पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। 7वां रूल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हमेशा ध्यान रखें। जो भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट यानी ब्रह्मांडिक सत्य या ब्रह्मांडिक तथ्य। अब इसका अर्थ हिंदी अनुवाद तो पता चल गया, लेकिन ये है क्या? जैसे कि ऐसी भूगोलिक घटनाएं या प्राकृतिक घटनाएं जो अपने आप घटित होती हैं, इनमें आपका और मेरा कोई भी हाथ नहीं है, किसी भी मानव का हाथ नहीं है, ये अपने आप घटना घटती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं कि जो सूर्य है केंद्र में होता है, और इसकी जो इर्द गिर्द है, इसकी परिक्रमा जो है वो कौन लगाता है दोस्त? तो जितने भी ग्रह हैं, इसके 8 ग्रह पूरे के पूरे इसकी परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी भी उनमें से एक है। तो आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। अब इसमें ना तो आपका कोई वश है, ना ही मेरा वश है। यहां पर इसे कहा जाता है ब्रह्मांडिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल फैक्ट, जो चीज मैंने आपको यहां बताई। ठीक है, जैसे कि कई नदियां जो हैं वो कहां से कहां जाती हैं दोस्त? मान लीजिए उत्तर से पश्चिम की तरफ जाती हैं, या पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। लेकिन नर्मदा और नर्मदा के साथ 2 नदियां और ऐसी हैं जो कहां से कहां जाती हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं। क्लियर है दोस्त? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसी घटनाएं जो इंसान के वश में नहीं और जो प्राकृतिक है या फिर जो यूनिवर्सल है यानी कि ब्रह्मांडिक है, वो अपने आप घट रही हैं, उनमें आपका और मेरा वश नहीं है। ऐसी घटनाओं को भी क्या बताया जाता है दोस्त? किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट के सिंपल में उसका सेंटेंस को बनाना है। और लास्ट ध्यान रखिएगा दोस्त, लास्ट है आपका जनरल ट्रूथ। ये भी ध्यान रखिएगा,
जो भी जनरल ट्रूथ होते हैं, जनरल ट्रूथ, जो भी आपका जनरल ट्रूथ है दोस्त, जनरल ट्रूथ यानी सत्य, सामान्य सत्य। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने अभी पटवारी परीक्षा के एग्जाम फॉर्म भरे हुए हैं और भर भी रहे हैं, इवन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, इवन यानी मतलब वो लोग भी अभी फिर भी वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो सामान्य सत्य क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे मान लीजिए कि आपका छोटा भाई या कोई बड़ा भाई हो और वो कक्षा 8वीं या 10वीं में पढ़ता है तो पढ़ता है, आपके पिताजी ऑफिस जाते हैं तो जाते हैं, एक सामान्य सत्य है। जब सामान्य सत्य को यानी कि जनरल ट्रुथ को, या जो चीज आपकी जिंदगी में हो रही है ना उसी से संबंधित है, तो आप उसको बताना चाहते हैं तो उसको आप कैसे बता सकते हैं दोस्त? केवल और केवल प्रेजेंट के सिंपल में। ये सभी पूरे अपने जो है ये पूरे साथ के साथ नियम है प्रेजेंट के सिंपल के, इनको आप समझिएगा, कीजिएगा। मैं इसके उदाहरण देता हूं, फिर हम इसके उदाहरण को सॉल्व करते हैं और समझते हैं दोस्त कि किस तरीके से हम लोगों को ये चीज सॉल्व करनी है और ये पटवारी में पूछे जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब इनके एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और फिर उनको समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल जो हम लोगों ने टेंस एडवांस के पहले प्रेजेंट के सिंपल सेगमेंट में देखना था। हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे थे और उन रूल्स का इस्तेमाल करना है दोस्त, किसके लिए? हमारे जो कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को आप लोगों को देखना है और उसमें कुछ एरर्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, इन्हें देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि ही गोज टू पार्क रिसेंटली। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गोज है, ये हेल्पिंग वर्ब कैसी है दोस्त? सिंगुलर है। कैसे पहचाना? इसके लास्ट में क्या है दोस्त? एस है, और लास्ट में जिस भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के एस होता है वो क्या होती है? सिंगुलर। और जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? तो वो कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, वैसा मेन वर्ब और वैसा ही प्रोनाउन। क्लियर है? मतलब जैसा सब्जेक्ट है वैसी हेल्पिंग वर्ब होगी, वैसा ही मेन वर्ब होगा और वैसा ही कौन होगा? प्रोनाउन होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्त। तो ही सिंगुलर है तो मेन वर्ब यहां पर गोज एस से सिंगुलर है तो ये सही है। ही गोज टू पार्क रिसेंटली। यार रिसेंटली वर्ड तो हम लोगों ने नहीं देखा था, हम लोगों ने देखा था एवरीडे, डेली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, हार्डली, नेवर और इस तरीके से हम लोगों ने ऑलवेज कुछ शब्द देखे थे, लेकिन रिसेंटली तो नहीं देखा था। इसीलिए रिसेंटली शब्द गलत है। यहां पर या तो आना चाहिए था ऑलवेज या एवरीडे। हमेशा ध्यान रखें कि इन शब्दों का इस्तेमाल केवल और केवल प्रेजेंट के सिंपल में किया जाता है। क्लियर है दोस्त? उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, शी सेल्डम। मैंने कहा था आपको कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, किया वो शब्द जो मैंने आप लोगों को बताए थे, सेल्डम, हार्डली, नेवर। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हुआ यूज्ड सोशल मीडिया। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, तो वो कभी कभार जो है यूज्ड क्या है? ईडी फॉर्म है। ईडी फॉर्म मतलब पास्ट की है। ये पास्ट तो होता ही नहीं है क्योंकि ये शब्द जो है हमारे वो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं? केवल और केवल प्रेजेंट के सिंपल में। तो ये यूज्ड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? यहां होना चाहिए यूजेस। अब यूजेस क्यों आना चाहिए लास्ट में एस? क्योंकि यहां पर शी है और शी सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर मेन वर्ब भी क्या होगी दोस्त? सिंगुलर। वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है ये चीज? उसके बाद थर्ड एग्जांपल है, दे डज नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। जो ट्रैफिक रूल है वो लोग पालन नहीं करते। दे यानी प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है दोस्त? ये है हमारी हिडन हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हिडन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज, प्रेजेंट की। लेकिन यहां पर ये प्लूरल है। अब प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो पूरी चीज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्रोनाउन पूरा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यह है सिंगुलर, तो यहां पर क्या आना चाहिए दोस्त? डू। हमने कैसे पहचाना कि सिंगुलर है? क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है। तो दे डू नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल। अब सही है ये चीज। पटवारी में इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, आपको गलतियां ढूंढना है उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? युवराज सिंह हिटेड द नो बॉल। जो नो बॉल होती है ना, जो क्रीज वगैरह क्रॉस करके अगर डाल दी जाती है या अबव द हेड जाती है,
ऐसे जो चीज होती है उनको नो बॉल कहा जाता है, नो बॉल। अब ये नो बॉल जो होती है, युवराज सिंह ने हिट की, लेकिन मैंने कहा था आप लोगों को कमेंट्री में हमेशा प्रेजेंट का सिंपल इस्तेमाल होता है, तो यहां हिटेड नहीं होना चाहिए दोस्त, क्या होना चाहिए, हिट्स। हिट्स यानी युवराज सिंह ने हिट की वो बॉल, और वो क्या हुआ दोस्त, चली गई, ठीक है, हिट कर दी उसने नो बॉल को, तो युवराज सिंह हिट्स द नो बॉल। ये कमेंट्री में इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए यहां हिट्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अदर पार्टी, यानी किसी अन्य राजनीतिक दल से एक MLA हैं, उनका क्या है, गेंड यानी उन्हें अर्जित किए, 2 more वोट्स, उन्होंने 2 और वोट्स को उन्होंने अर्जित कर लिया। अभी लाइव एनालिसिस चलता है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल में, और राइट साइड में पार्टियों के चिन्ह और उनके MLO के नाम, और वो ये बताते हैं कि इन्होंने 2 जीत लिए, इतने 500 जीत लिए, इन्होंने 600 अधिक हैं, 6000 अधिक हैं, यहां पर 2 अधिक हैं। MLA ऑफ अदर पार्टी, MLA कितना है दोस्त, 1 है। MLA ऑफ अदर पार्टी गेंड, यहां पर जो गेंड है ये तो हो गया हमारा किसका दोस्त, पास्ट का, लेकिन हमने कहा था लाइव एनालिसिस हमेशा किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट के सिंपल में, तो गेंड तो हो गया वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म, हमें गेंड नहीं होना चाहिए दोस्त, क्या होना चाहिए, गेन्स। गेन्स में एस क्यों आना चाहिए, क्योंकि MLA कितना है, एक विधायक है, इस वजह से यहां पर गेन्स। अगर मोर देन 1 होते तो केवल और केवल गेन होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां अर्थ कितनी है दोस्त, 1 है। सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। यहां पर जो मेन वर्ब है आपकी क्या है, रिवॉल्व है, यानी परिक्रमा करना, लेकिन ये होना क्या चाहिए था, रिवॉल्व्स। ये क्या होना चाहिए था दोस्त, रिवॉल्व्स। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, मेन वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन सिंगुलर, ये चीज क्लियर है। उसके बाद देखिए, द मैन बीट हिज अवार्ड विनिंग वाइफ, एक व्यक्ति है, उसने क्या, उसकी वाइफ को मारा, जिसने अवार्ड जीता था उसकी पत्नी ने उसको मारा। अब ये जो द मैन है ये है सिंगुलर। अब यहां पर देखिए आप, हेल्पिंग जो मेन वर्ब है हमारा बीट है, बीट यानी मारना, पीटना, तो ये बीट जो है दोस्त ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। वही कॉन्सेप्ट लगाइए, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब वैसा ही मेन वर्ब, तो यहां पर क्या आना चाहिए, बीट्स होना चाहिए। उसके बाद टूल्स की बात करते हैं, तो टूल्स विल नॉट यूज टू ओपन इट, यार टूल्स का इस्तेमाल ना करें इसे खोलने के लिए, ना करें। मैंने बताया था इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शंस है, जी हां, ये आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, मेनली आप मोबाइल वगैरह में देखिएगा आप लोग के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि विल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे प्रेजेंट के सिंपल का। प्रेजेंट के सिंपल में यहां विल है, और यहां प्रेजेंट सिंपल की हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, और जो होती है वो नेगेटिव में इस्तेमाल होती है, वो कौन सी, हिडन है। यहां पर डू आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, टूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे औजारों की बात की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्त, यू विल गो स्ट्रेट 200 मीटर अहेड, आपको सीधे 200 मीटर आगे जाना है, 200 मीटर आगे जाना है, लेकिन यहां विल दिया है, और मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्शन में केवल और केवल, यानी जब आप नेविगेट करते हैं, किसी को रास्ता बताते हैं, तो आप वहां पर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, तो डोंट यूज विल, ठीक है, तो यू गो स्ट्रेट 200 मीटर अहेड, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, विल हटाना था इसमें। उसके बाद नरेंद्र मोदी विल अटेंड द यूएन मीटिंग, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे क्या है, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी जो है वो क्या करेंगे, अटेंड करेंगे यूएन मीटिंग को, आने वाले समय पर करेंगे। ये फिक्स फ्यूचर प्लानिंग है, और फिक्स फ्यूचर प्लानिंग किसमें इस्तेमाल की जाती है दोस्त, प्रेजेंट के सिंपल में, तो यहां विल का इस्तेमाल नहीं आएगा, चूंकि नरेंद्र मोदी जी जो है वो क्या है, एक है, यानी यहां पर अटेंड नहीं, अटेंड्स आना चाहिए, क्योंकि मेन वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बात समझ में आई दोस्तों, ये हमारे प्रेजेंट का सिंपल, हमने टेंस के एडवांस रूल को देखा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई क्वारीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।